तो दोस्तों, आज हमारे देश को एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय क्षति हुई। हमारे देश के बहुत अमूल्य रतन श्री रेस्पेक्टेड रतन टाटा जी का निधन हुआ। उनका जीवन ही हमारे लिए एक प्रेरणास्पद रहा है। उनके विचार और उनके कर्म से हम सभी जीवन भर सीखते आए हुए हैं। तो आज जब वो हमारे बीच नहीं है, उनका देह त्याग हो चुका है, उनके विचार हमारे साथ हैं। उनकी एक फेमस घटना है, जब वो इंडिगो बनाए थे अपने टाटा मोटर के अंतर्गत। टाटा इंजीनियरिंग को टाटा मोटर में कन्वर्ट करके इंडिगो का पहला कार बनाए थे। उस समय वो फेल हो गया था और उसको बेचने के लिए वो फोर्ड गए थे। अमेरिका के फोर्ड को अपनी कंपनी बेचना चाह रहे थे, लेकिन फोर्ड ने उनको बोला कि आप जब कुछ बनाने जानते नहीं हो, जब डिज़ाइन आपको आता नहीं है, तो कार इंडस्ट्रीज में उतरते क्यों हो। वो उनको ख़राब लगा और भारत आके फिर से अपनी कमियों को फाइंड आउट किया और उन कमियों पे काम करके भारत में एक अच्छा इंडस्ट्री सेटअप किया। और आज टाटा मोटर भारत की एक लीडिंग मोटर ऑटोमोबाइल कंपनी है। और वही चीज़ 2008 में फोर्ड बैंकरप्ट हो गई थी, दिवालिया हो गई थी, तो उसने टाटा मोटर को अपना कंपनी बेचा। तो एक ऐसी स्थिति थी जब टाटा फोर्ड को बेचना जा रहे थे और 2008 में एक ऐसी स्थिति आई कि फोर्ड ने अपनी कंपनी को ही टाटा को बेच दिया और टाटा ने ख़रीदा। तो एक ग्लोबल जो लग्जरी कार ब्रांड है, जगुआर, लैंड रोवर, ये सारी कंपनी के कार आज हमारे टाटा मोटर के पास है, उसकी ऑनरशिप। तो ये होता है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, अपने लक्ष्य को पाने की चाहत। इन सब के बीच आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाऊंगा। कुछ लोग बोले थे कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रेपो रेट, ये दोनों में डिफरेंस हमको नहीं आ रहा है, थोड़ा सा समझा दीजिए। देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बैंक के पास 100 रुपये है। बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं? एक तो उसके खुद के पैसे होंगे और एक हम लोग उसके जो अकाउंट होल्डर होंगे, उसने अपने अकाउंट में कुछ पैसे जमा किए होंगे, एफडी के रूप में रखा होगा, सेविंग अकाउंट में रखा होगा। इस तरीके से बैंक के पास मान लो सपोज 100 रुपये है। अब बैंक के पास जो 100 रुपये हैं, आरबीआई के पॉलिसी के तहत अगर आरबीआई ने बोला 4% CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है 4%, तो उस 100 रुपये में 4 रुपये वो क्या करेगा, बैंक आरबीआई के पास 4 रुपये कैश के रूप में जमा करके आ जाएगा। तो अब बैंक के पास बचे कितने? 96 रुपीज़। 4 रुपये आरबीआई के पास जमा हो गया कैश CRR के तहत। अब बोला SLR के तहत 20 रुपीज़ है, 20% SLR है। 20% SLR है, इसका मतलब है SLR के तहत जो सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, सेफ इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड और आप कैश भी रख सकते हो। इसके तहत अगर 20 रुपीज़ है तो बैंक क्या करेगा, अपने 96 में -20 कर दो, 100 में 20% मतलब 20 रुपीज़, 96 - 20 तो 76 रुपीज़ अब बैंक के पास बचा, जिसका यूज़ वो लैंडिंग के लिए कर सकता है। बाकी जो 24 रुपये हुआ वो बैंक के पास है और बैंक उसको हमेशा अपने पास रखेगा, उसका यूज़ वो नहीं कर सकता। ये बैंकों की सेफ्टी के लिए और उसके अकाउंट होल्डर के सेफ्टी के लिए रखा जाता है कि विकट स्थिति में कभी भी कुछ हो तो ये जो 24 रुपये उसके पास हैं, बैंक के पास और आरबीआई के पास, इस पैसे का यूज़ करके जो उसके अकाउंट होल्डर हैं उसके पैसों को सुरक्षित रखा जाए और उनको रिटर्न भी अगर हो सके तो करने की कोशिश किया जाएगा अगर बैंक को कुछ होता है तो। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। इसके बाद बचा जो कितना है 76 रुपीज़, उस 76 का ही बैंक लोन में यूज़ कर सकता है। बैंक का काम क्या होता है? बैंक लोन देता है, बैंक कार लोन देता है, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए लोन देता है, एमएसएमई को लोन देता है, कार लोन देता है, पर्सनल लोन देता है। इन सभी लोन के बदले में वो इंटरेस्ट कमाता है। 12% का इंटरेस्ट अगर दे रहा है तो 12% वो इंटरेस्ट में देता है। और हम लोग जब बैंकों के पास एफडी करते हैं तो हमको 6 से 7% का एफडी मिलता है। तो बैंक हमसे 6 से 7% में पैसा लेके 10 से 12% में वो लोन बांटता है और उस पैसे का वो जो डिफरेंस होता है वो बैंक की कमाई होती है। उसी बैंक की कमाई से ही बैंक चलता है। अब सपोज बैंक के पास 76 रुपये हैं और एक ऐसी स्थिति कंडीशन 1 है जिसमें उसको अभी 50 रुपये का लोन का डिमांड है, तो वो क्या करेगा, 50 रुपये लोन में बांटेगा। बचे कितना है उसके पास? अभी 26 रुपये बचा हुआ है,
क्योंकि अभी लोन की डिमांड हो नहीं रही है, तो उस 26 रुपये को क्या करेगा? तो बैंक कभी भी पैसा को अपने पास लिक्विड के रूप में नहीं रखता है, क्योंकि उतना सारा पैसा एक दिन भी रहेगा तो बहुत लॉस होगा। तो वो क्या करते हैं, एक दिन के लिए भी पैसा लिक्विड के रूप में नहीं रखते हैं, उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर देते हैं। और सेफ इन्वेस्टमेंट क्या माना जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि वो फिक्स है कि 8% तो वो उसका जो रहता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इनकम वो मिलेगा, और सेफ भी है। तो उसकी मैच्योरिटी पीरियड भी होती है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी 26 दिन का होता है, कोई 56 दिन का होता है, कोई 96 दिन का होता है। इस तरीके से बैंक सपोज 2 महीने वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लिया और उसने बोला कि 56 दिन के लिए मैं जो 10% पैसा मेरे पास है, और बैंकों के पास लाखों करोड़ों में पैसा होता है, मतलब अगर 1 लाख करोड़ रुपए बैंक के पास है तो उसका 10% कितना हुआ? 10,000 करोड़ रुपए। तो 10,000 करोड़ रुपए का 8% कितना होगा? आप कैलकुलेट कर लो इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो एक दिन के लिए भी उनको बहुत लॉस होता है। तो वो क्या करेंगे, 10% का गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लिए 56 दिन के मैच्योरिटी पीरियड के लिए। अब अचानक से एक हफ्ते बाद बैंक के पास लोन के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आए और उसको लोन बांटने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो अब वो बचा जो 26 रुपये था, 50 रुपये तो चला गया, बचा 26 रुपये था, उसमें 10 रुपये वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खरीद लिया, बचा कितना? 16 रुपये। 16 रुपये भी लग गए उसके लोन के रूप में। अब और उसको पैसे चाहिए लोन के लिए, तो वो कहाँ से अरेंज करेगा? सारे पैसे उसके पास जितने थे सब लग गए, उसके सारे लोन में चले गए पैसे। तो अब वो पैसे अरेंज कहाँ से करेगा? तो इसके लिए 2 ऑप्शन होता है, एक या तो अरेंज कर ले वो रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई से लोन ले ले, और दूसरा क्या करे वो एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के माध्यम से आरबीआई से लोन ले ले। अब ये किस स्थिति में दोनों से लोन लिया जाता है? अब बताओ आप, जितना रेपो रेट होता है उससे आधा % या 25 पैसा या 50 पैसा ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एमएसएफ के तहत। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में अगर लोन लोगे तो आपको 25 पैसा या 50 पैसा ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, और रेपो रेट में रखोगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा एमएसएफ की तुलना में। तो बैंक हमेशा क्या प्रेफर करेंगे कि रेपो रेट से उनको लोन मिल जाए। तो रेपो रेट से रूल क्या है कि रेपो रेट से जो अगर आपको लोन लेना है तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो बैंक के पास है उसको गिरवी रखो और बदले में लोन ले लो। लेकिन एसएलआर के तहत जो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के रखे हो उस सिक्योरिटी से लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उस सिक्योरिटी से अगर लोन आप ले लोगे तो वो जो उनकी फिक्स है 20% और 4%, 24% गवर्नमेंट आरबीआई तय करके रखा है कि बैंकों को अपने पास रखना ही पड़ेगा। और अगर उस पैसे को उस सिक्योरिटी को गिरवी रख के अगर पैसे ले लिए उसने, तो फिर वो तो परसेंटेज कम हो जाएगा। इसीलिए एसएलआर के तहत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक अपने पास रखा है उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यूज़ करके रेपो रेट के तहत लोन नहीं ले सकता। तो अब उसके पास इंटरेस्ट, अब उसको लोन लेना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहाँ पे है? तो वो जो मैंने आपको शुरू बताया था वो 10 रुपये जो उसके पास बचे थे एक्स्ट्रा 26 रुपये में, उस 10 रुपये का वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा था, और उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कोई बाउंडेशन नहीं था, वो अपने मन से खरीदा था। इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो एसएलआर के एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके पास है उसको वो क्या करेगा, आरबीआई के पास जमा करेगा, और आरबीआई उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में रेपो रेट के माध्यम से बैंक को लोन देगा, और उसी बैंक लोन के माध्यम से वो बैंक क्या करेगा, लोन फिर मार्केट में वो बांटना शुरू करेगा। ये होता है रेपो रेट। रेपो रेट के माध्यम से बैंक अपने एक्स्ट्रा एसएलआर के अतिरिक्त जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसको बैंक के पास गिरवी रख के अल्पकालिक के लिए पूर्व निर्धारित समय के लिए लोन लेता है। ये होता है रेपो रेट। उसके बदले में जो ब्याज देते हैं वो रेपो रेट होता है। इसके अलावा अगर बैंक के पास शुरू की स्थिति एक और स्थिति मानते हैं जिसमें उसको 50 रुपये का लोन बट गया था शुरू स्थिति में। अब दूसरी स्थिति ऐसा है कि उसके 76 रुपये के 76 रुपये पूरे लोन में चले जाते हैं, और बचा है जो एसएलआर और सीआरआर वो पैसा बचा है, बाकी जितना पैसा था पूरा लोन में बट गया। अब बैंक के पास पैसा नहीं है, लेकिन अभी भी बैंक के पास लोन की डिमांड बनी हुई है। मार्केट में अभी भी लोग अभी भी लोन चाह रहे हैं, लेकिन बैंक के पास पैसा नहीं है। तो अब क्या होगा, बैंक कैसे पैसा लाएगी? तो आरबीआई ने बोला चलो ठीक है, ऐसी स्थिति में जो आप एसएलआर के रूप में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज़बरदस्ती अपने पास रखे हो, जो हमने बोल रखा है, उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लोन में रखो, हमारे पास गिरवी रखो, उसके बदले में लोन ले जाओ, लेकिन थोड़ा सा ब्याज आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति जब बैंक अपने एसएलआर के तहत जो रखी हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको वो आरबीआई के पास लोन रखती है और उसके बदले में ये लेती है ऋण, उसके लिए जो ब्याज देती है उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग
फैसिलिटी, ये दोनों डिफरेंस होता है रेपो रेट और MSF में। तो हमने क्या समझा अभी, CRR समझा, SLR समझा, रेपो समझा और MSF समझा, 4 चीज़ें हमने समझा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया, तो ये चीज़ें आपको समझना चाहिए था। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा। इसके बाद आप देखोगे कि द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस में आप देखोगे इंडियन का विदेशों से रिलेशन के ऊपर 2 कंट्री के ऊपर कल आया था, एक मालदीव के ऊपर और एक पैलेस्टाइन के ऊपर। पैलेस्टाइन में समझ लेना, फिलिस्तीन को इंग्लिश में पैलेस्टाइन बोलते हैं, हिंदी में फिलिस्तीन बोलते हैं। उसी तरह जिस तरह भारत को इंडिया बोलते हैं, इंडिया को भारत बोलते हैं। एक और कंट्री है वर्ल्ड मैप में मिस्र, हिंदी में मिस्र बोलते हैं, इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, जिसकी राजधानी काहिरा है, जो नील नदी के किनारे बसी हुई है। तो ये सारी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इजिप्ट मतलब मिस्र, राजधानी काहिरा, और बसा हुआ है नील नदी के किनारे, और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका में बहती है। ये उत्तर की ओर बहती है, निकलती है विक्टोरिया लेक से। तंजानिया के पास है विक्टोरिया लेक, वहाँ पे तंजानिया में कौन सा माउंट है, माउंट किलिमंजारो है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आप रेगुलरली सुनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब आप पढ़ रहे होगे कि मालदीव के साथ रिश्ते, आप देखोगे कि कुछ दिनों पहले मालदीव में जो प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद मोइज़ू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, और इंडिया के अगेंस्ट बहुत जहर उगल के चाइना के साथ अपने रिश्ते सुधारे, लेकिन इंडिया के साथ रिश्ते खराब किए। मालदीव में मोहम्मद मोइज़ू से पहले इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ये प्रेसिडेंट थे। इनके हमारे इंडिया से बहुत अच्छे रिश्ते थे, और इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे रिश्ते मेंटेन भी किया था, लेकिन मोहम्मद मोइज़ू ने हमारे साथ रिश्ते ख़राब किए। अब आप देखो कि मालदीव का लोकेशन क्या है। हमारे इंडिया के नीचे में एक साइड लक्षद्वीप है, एक साइड श्रीलंका है। लक्षद्वीप के थोड़ा और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा मालदीव, उससे नीचे तो आओगे तो आपको मिलेगा मॉरिशस। मॉरिशस वही कंट्री है जिसके ऊपर अभी हमने एक आइलैंड यूनाइटेड किंगडम से दिलवाया था। वो देखना कौन सा आइलैंड था, वो भी आपको पता होना चाहिए। चैगोस आइलैंड था जिसको हम लोगों ने मॉरिशस को दिलवाया था यूके से। इस तरीके से हम लोग इंडियन ओशियन में सारे कंट्रीज से अच्छे रिश्ते बना के इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी को अच्छा करना चाहते हैं। तो अगर मालदीव में जो इंडियन ओशियन में स्थित है चाइना अच्छा पकड़ बना लेगा, तो इंडियन ओशियन में चाइना की पकड़ बढ़ जाएगी। वो हम लोग नहीं चाहते, हमारी सिक्योरिटी के लिए वो अच्छा नहीं है। इसीलिए हम लोग मालदीव से अच्छे रिश्ते चाहते थे, लेकिन चूँकि वहाँ के प्रेसिडेंट ने ख़राब किया, और हम लोग जानते हैं कि उनकी कमजोरी क्या है। मालदीव की इकोनॉमी में 30% कंट्रीब्यूशन होता है टूरिज़्म सेक्टर का। टूरिज़्म सेक्टर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ जाते हैं इंडिया से, क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटी वहाँ पे जाके बीच में जो वहाँ पे कॉटेज है वो सब में रुकते हैं, फ़ोटो डालते हैं। तो हमारे देश के बहुत सारे लोग वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, और साल एक बार जाते हैं तो 5-6 लाख रुपए वहाँ पे खर्च करते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं और सभी 5-6 लाख रुपए खर्चा करते हैं। तो आप सोचो कि वहाँ पे कितना रुपए जाके इंडियंस खर्च करते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलता है। अब वो इंडिया आउट कैंपेन चलाए, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ गलत बोला वहाँ के मिनिस्टर ने, तो हमारे देश में मालदीव के खिलाफ थोड़ा सा आक्रोश बढ़ा, और हमारे देश के लोगों ने और हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने भी मालदीव जाना मना किया, जिसके कारण वहाँ की इकोनॉमी में धक्का लगा। क्योंकि वहाँ उस समय क्या किए थे, प्रधानमंत्री को कुछ गलत भलत बोले थे, लेकिन प्रधानमंत्री उनको जवाब में कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक कुर्सी लगाया लक्षद्वीप में और वहाँ से बैठ के कुछ फ़ोटो शूट किया, जिसके कारण लोगों ने मालदीव के ऑप्शन के तौर पे लक्षद्वीप को लिया और लक्षद्वीप में घूमना ज़्यादा पसंद किया कि वो मालदीव जाए। तो हमने लक्षद्वीप में घूमा, हमारे देश का पैसा हमारे देश में लगा, लक्षद्वीप में ही रहा, और हमारा घूमने का वो स्कोप भी कंप्लीट हुआ। तो वहाँ पे मालदीव में जाना लोग बंद किए, तो वहाँ पे इनकम कम हो गई, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना कम हो गया। उनके सभी जो टूरिस्ट सेक्शन में जो इतने लोग काम करते थे उनके पास अब पैसे की कमी हो गई, और अभी मालदीव की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो एक बैंकरप्सी की ओर भी बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसने अभी भारत में वहाँ पे प्रेसिडेंट ने, मालदीव के प्रेसिडेंट भारत अभी आए हुए हैं, और ताजमहल में फ़ोटो भी खींचा है, और भारत से बहुत सारा लोन भी लिया। तो वो सारी चीज़ें किया, और अभी उसने बोला कि हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। तो अब भारत ने लोन भी दिया है, और भारत उसके साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन भी करेगा। सेम कंडीशन पैलेस्टाइन के साथ है। पैलेस्टाइन के साथ और इज़राइल के साथ जो रिश्ते हैं वो भी आपको सुमित सर ने समझाया होगा, वो भी आपने समझा होगा।
इस तरीके से आपका आज का चीज़ें थी जो समझने वाला चीज़ है, जो आप रेगुलरली समझोगे धीरे धीरे आपके अंदर ज्ञान का संचय होता जाएगा। ज्ञान के संचय से ही आप विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के जवाब दे सकते हो जो आपके सिलेबस से बाहर हो सकते हैं, बाहर होते हैं। वो तभी होता है जब आपके अंदर एक अच्छा खासा ज्ञान का संचय हो रखा हो। तो ज्ञान का संचय एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे एक एक बूंद आप अपने शरीर दिमाग में डालिए, और वो होता है हमारा द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस, PW ओनलीआईएएस का और क्रेजी जीके ट्रिक का, आप डेली प्रीलिम्स का करंट अफेयर देखते हैं वो। इसके अलावा जो हम लोग का डेली टारगेट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला, हम लोग उसके ऊपर आज टेस्ट लिख लेते हैं। जितना टॉपिक आपको पढ़ना था उसको आप पढ़िए, आज टेस्ट लिखते हैं। इसके बाद जो इंडियन इकोनॉमिक ख़त्म करने के बाद जो CG इकोनॉमी का सेक्शन है, CG इकोनॉमी के सेक्शन में जो क्वेश्चन बन सकता है वो सारे आंसर राइटिंग के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं पिछले साल के मेंस के दौरान वो नोट्स बनाया था, वो आपको मैंने दिया है। तो उसके जो थ्योरी पार्ट हैं वो तो अगले साल भी वैलिड होंगे, लेकिन उसके बहुत सारे डाटा वाले पार्ट जो होंगे, जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे से और बजट से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट बनाया है, तो अगले साल जब बजट आएगा नया, सर्वे नया आएगा, तो वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, तो आपको फिर से वो बनाना पड़ेगा। तो वो तभी होगा जब अगले साल आएगा, लेकिन अभी तो वही पढ़ेंगे। तो अभी आपको पढ़ने के लिए वही कंटेंट दिया गया है, उसको पढ़िए। और CG इकोनॉमी के लिए जितना मैंने लिख के दिया है उससे ज़्यादा सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ होता है, वो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, जो महिलाओं के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग, आदिवासियों के लिए अलग, गवर्नमेंट के जो इन स्कीम्स चलते हैं, इस सारी स्कीम्स को आपको पढ़ना है। तो वो एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। CG इकोनॉमी में जितना मैंने आपको लिखा है उतना ही पर्याप्त है। पत्र लिखन करेंगे हम लोग, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। तो आज का सेशन थोड़ा लंबा गया है, लेकिन ज़रूर कुछ सीखा होगा आपने। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।